टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। हाँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है। हाँ, तो एक बार सुनना आप लोग। तो एबनॉर्मल मोलर मास आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो एबनॉर्मल का मतलब है जो मास आपका नॉर्मल नहीं है। ठीक हो गया। आपने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कौन कौन सी, तो पहला आपने पढ़ रखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आपने पढ़ रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आपने पढ़ रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा आपने पढ़ रखा है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर आपको ध्यान है, हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला था नहीं निकालता? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एमबी की वैल्यू हमने हर जगह निकालनी सीखी है। ठीक है। अब ये मोलर मास भैया कब आपका एबनॉर्मल बन जाता है? जो हमने मोलर मास निकाला है वो कब आपका एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं करेगा। ठीक है। चलिए इसको ही देखते हैं कि कब हमें एबनॉर्मल मोलर मास मिलता है। ठीक है। तो जब हमारा सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद, ठीक है, अगर क्या है नॉन डिसोशिएट, टूटता नहीं है। जैसे मैंने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज आपका सॉल्यूशन में गया और ग्लूकोज ही रहा, कुछ नहीं टूटा आपका। मैंने आपका यूरिया लिया NH2CO यूरिया सॉल्यूशन में गया और यूरिया ही रहा, यूरिया किसी दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं टूट गया। तो वहाँ पर आपको जो मास मिलेगा वो पहले जैसा ही मिलेगा, वहाँ पर आपको सेम मास मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरा सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो क्या हो गया डिसोसिएट, वो एक से ज़्यादा मोल्स में टूट गया, या तो मेरा सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो गया बेटा आपका एसोसिएट। तो अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो उस केस में हमारा मोलर मास चेंज हो जाता है। ठीक है। हाँ, चलिए कैसे, अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, लेट अस सपोज आपने लिया बेटा NaCl। अब आपने तो क्या सोच के लिया कि आपने लिया 1 मोल NaCl का, ठीक है, और लेकिन जैसे ही आपने इसको सॉल्यूशन में डाला, जैसे आपने इसको लेट अस सपोज एक्वस मीडियम में डाला, तो ये एक्वस मीडियम में जाने के बाद NaCl बोलिए बेटा किस में टूटता है? Na+ और Cl- में। किस में टूटता है? Na+ और Cl- में। तो आप तो ये सोच के चल रहे थे कि NaCl का आपका 1 मोल है, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद आपको 1 मोल मिल रहा है Na का और 1 मोल मिल रहा है Cl का। तो ओवरऑल आपको कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल्स। और आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। डिपेंड करती नहीं करती है? हाँ, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज। ठीक है। और मोल्स इक्वल टू क्या होता है? आपने मोल्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोल्स और मोलर मास में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है या नहीं है? हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए वहाँ पर मोलर मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कहीं पर भी अगर हमारा सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, कहाँ जाने के बाद? सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होने से उसका मोलर मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कब मास चेंज नहीं होगा? जब हमारा सॉल्यूट होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना तो आपका एसोसिएट हो रहा है। ये लाइन आप साइड में देख भी सकते हैं। ठीक है। हाँ, द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोशिएट हो रहा है ना तो आपका एसोसिएट हो रहा है आपका। ठीक है। हाँ, वीच डू नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। तो इस केस में हमारा मास नॉर्मल रहेगा। ठीक है। हाँ, चलिए तो यहाँ से 2 केस पढ़ते हैं फिर आपका डिसोसिएशन और एसोसिएशन के। तो ये देखिए बेटा, एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे मान लो आपने AB को एक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, AB क्या है 1 मोल, लेकिन जैसे ये टूटा सॉल्यूशन में जाने के बाद ये टूट गया A+ और B- में। ठीक है। नीचे KCl आपको दे रखा है, तो KCl के आपने ले रखे हैं 1 मोल, लेकिन जैसे आपने सॉल्यूशन में दिया तो KCl टूट गया K+ और Cl- में। ठीक है। अब आपने KCl का मोलर मास आप लोग जानते भी हैं, KCl का मोलर मास कैसे निकालेंगे? पोटेशियम में मास कितना होता है? 39, क्लोरीन में मास कितना होता है? 35.5। दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 74.5। ठीक है। ये हमने सीखा भी है निकालना आपका। तो आप तो ये मान के चल रहे थे कि KCl का वो 1 मोल का मास है, लेकिन KCl सॉल्यूशन में जाने के बाद 1 मोल तो रहा नहीं, किस में टूट गया? 1 + 1 कितने मोल में? 2 मोल में। तो जो आप मान के चल रहे थे वो 2 मोल का 1 मोल का मास है, वो एक्चुअल में 1 मोल का नहीं है। वो कितने मोल का है? वो है 2 मोल का। तो 1 मोल KCl का मास क्या हो जाएगा? 1 मोल KCl का मास उसका आधा हो जाएगा, और 74.5 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 37.25।
जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले आ रही थी अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी? बिल्कुल भैया बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं। तो नीचे आप देख रहे होंगे, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट मानता हूँ इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। 2 × 0.52 के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिलेशन क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मोल्स बढ़ेंगे तो मोलर मास घटेगा। तो जहाँ पर मोल्स बढ़ जा रहे हैं उसका मोलर मास घट जाएगा। ध्यान रखना, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं वहाँ पर मोलर मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं आपका एसोसिएशन वाला। ठीक है, हाँ ये देखिए एसोसिएशन में क्या होगा? जैसे मान लो आपने ए के लिए रखे हैं एन मोल्स, ए के लिए रखे हैं एन मोल्स, और जैसे ही ये सॉल्यूशन में गए ये मोल्स आपस में जुड़ गए, आपस में मिल गए और इसने बना दिया ए एन का एक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? जैसे नीचे एग्जांपल ले रखा है, आप देख सकते हैं, आपने ले रखा है CH3CuH। CH3CuH के आपने बेटा कितने मोल ले रखे हैं? 2, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद ये डायमर बन गया। डायमर मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल गए, CH3CuH का होल ट्वाइस हो गया। आपने बेंजोइक एसिड ले रखा है और इस सॉल्यूशन में जाने के बाद डायमर बन गया, इसके 2 मोल्स आपस में मिलके एक ही मोल बना दिया इसने आपका। तो अब हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो डिपेंड किस पर करती है? नंबर ऑफ मोल्स पर। आपने तो 2 मोल्स डाले थे लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद वो एक ही मोल्स हो गया। ठीक है, तो आप ये लोग बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स फॉर सॉल्यूट पर। अगर मोल्स घट गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और मोलर मास बेटा क्या हो जाएगा? मोलर मास होता है इनवर्स, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास में इनवर्स रिलेशन होता है, पता है ना आप लोगों को? अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को, मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास और मोल्स में आपका इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, हाँ तो इन्होंने यहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर देखिए लिखा भी आपका इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल लेस हो जाते हैं, देयरफॉर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी लोअर हो जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लो हो गई तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका लिखा है द मोलर मास सच केसेस विल बी ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू मीन्स जो आप नॉर्मली फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। ठीक है, नीचे एक डायग्राम दिखा भी रखा है, आप लोग देख सकते हैं बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में मिल जा रहे हैं। डायमर बना दिया है, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके, या फिर बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके, ये तो आपका एथेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के 2 मोल्स आपस में मिलके कैसे डायमर बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब भैया आपका कितना एसोसिएशन हुआ और कितना डिसोसिएशन हुआ, इसकी वैल्यू हम किससे निकालते हैं? इसकी वैल्यू हम निकालते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर से। किससे? वॉन्ट ऑफ फैक्टर से, जिसको हम किससे दिखाते हैं? आई से। ठीक है, ध्यान रहेगा आपका। हाँ, तो इसको अब डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट में आपका। ठीक है, कैसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई निकालेंगे और इस वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू से जो हमने पहले के फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों में क्या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपका फिर लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का।